JEE के एग्ज़ाम देने से पहले आपका एक माइंड में क्लियरेंस होनी चाहिए कि अधिकतर लोग कौन से टॉपिक में कितना फ्रस्ट्रेट होते हैं, कितना उनको परेशानी मिलती है। जैसे यदि मैं अलजेब्रा पार्ट की बात करूं तो अलजेब्रा पार्ट में लॉगरिदम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। अब समझिए इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी है ये, देन फिर भी उनको परेशानी होता है। तो डैट मीन्स कि बेसिक्स जो है, बेसिक्स में क्लैरिटी नहीं होती है। बेसिक क्लियर नहीं होने की वजह से ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम इसके क्वेश्चंस को नहीं सोल्व कर पाते हैं। अधिकतर बच्चों का ये प्रॉब्लम आता है। लगभग ऐसा मानिए कि 50 to 60% बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि सर लॉगरिदम हमको परेशान किया है। तो ऐसे ही लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने के लिए वृद्धि एजुकेशन आपके लिए एक नया कोर्स लेकर के आया है। एंड इस कोर्स में आपको मैथ्स का हर एक टॉपिक बताया जाएगा, जिसका फर्स्ट टॉपिक आपका लॉगरिदम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो वेलकम टू आवर चैनल वृद्धि एजुकेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को लॉगरिदम के साथ में। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो होगा हमारा बेसिक्स से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लॉगरिदम को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सेकेंड लेक्चर में लॉगरिदम का बेसिक आएगा एंड देन वहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। बट फर्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक्स मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे। तो सभी को ये पता होता है चीज़, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा। बताने का रीज़न क्या होता है कि अधिकतर बच्चों को ये तो पता होता है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनमें से जो इन सब चीज़ों को ट्रिवियली लेकर के चल रहे होते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हम उसको सोच नहीं पाते हैं कि उसको किस तरीके से अप्लाई करें। और यदि मैंने इसको यहाँ पे बता दिया है, देन आपके माइंड में एक चीज़ आएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किस तरीके से यूज किया गया था। जैसे यदि मैं बेसिक में बात करूँ तो सबसे पहले नंबर सिस्टम का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें आएंगी, है ना। नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जो बेसिक से ही होगा, बट थोड़ा सा टेक्निकल होगा, राइट। इसके बाद में हम रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, एंड देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये मत सोचिए आप कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये सारा चीजें मैं शुरू से बताने वाला हूं, है ना। ये सारे चीजों को मैं हम बस वो चीज बताएंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, राइट। बेसिक्स का मतलब यही है हमारे लिए, है ना। होता क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप देखिएगा कि फैकल्टी लोगों से अगर आप पूछते हैं ना, किसी भी टीचर से आप पूछ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली बता देंगे कि इस वाले लॉजिक से हो रहा है। तो कहाँ से बोल पाते हैं वो, उनको बेसिक का गहराई पता होता है। अगर उनको ये चीज़ पता है, उन्होंने ये चीज़ माइंड में रखा हुआ है, तो वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये काम आप भी कर सकते हो। जब भी कोई क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है, ये क्वेश्चन का डिमांड क्या है, डिमांड के अकॉर्डिंग हम लॉजिक देखेंगे, एंड लॉजिक के अकॉर्डिंग हम नीड देखेंगे कि इस लॉजिक को अप्लाई करने के लिए हमें कौन सा, किसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यदि मैं बात करूँ, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला कि चलो x³ माइनस एक्स से अगर मैं किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करा, लेट से x के पावर 115 माइनस x के पावर 125 प्लस 2, अगर मैं इस वाले पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अब आप क्या करोगे, डिवीजन स्टार्ट कर दोगे? नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम का अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसका स्टेटमेंट भी अगर पता है, इसके एप्लीकेशंस पता है, देन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये आप देखोगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि चलो रिमाइंडर निकालो, इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक चीज़ों को हमें कैप्चर करना ही होगा, राइट। तो बेसिक मैथ से हम स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम से। सो नंबर सिस्टम में हम सभी को पता है एन को तो आप लोग सभी जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 होते हुए इन्फिनिटी तक जाता है ना। इसके बाद में आता है होल नंबर। होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3। मतलब नेचुरल नंबर में अगर आपने 0 को इंक्लूड कर लिया तो होल नंबर बन गया। हमारे यहाँ होल नंबर एक नया सेट है, बट यदि आप यूरोपियन कंट्री की बात करोगे, देन वहाँ पे नेचुरल नंबर होल नंबर सेम ही है। वो बोलते हैं कि 0 भगवान नहीं दिया है, बट ऐसा नहीं है। हमारे देश में 0 की खोज हुई है, देन इसका अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हमारे यहाँ होल नंबर का मतलब ये होगा और नेचुरल नंबर का मतलब ये होगा। ठीक है, इंटीजर्स में क्या क्या आता है, -∞ से लेकर के
-3 -2 -1 0 1 2 3 होते हुए इन्फिनिटी तक, है ना। इसमें 1 से अगर मैं इधर बात करूं तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, जिसको हम i प्लस से डिनोट करते हैं। -1 से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाओगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, एंड जिसको हम i माइनस से डिनोट करेंगे। 0 जो होता है वो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, बट 0 को अगर हम इंक्लूड करना चाहते हैं तो ऐसा समझिए कि मैं लेता हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, तो नॉन नेगेटिव में कौन सा आएगा, जो नेगेटिव नहीं है, तो 0 भी आ जाएगा, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी बन सकता है, राइट। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे, 0 आएगा माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 तक आएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, और स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, इंटीजर क्लियर है। जब इंटीजर आया तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इंप्लीमेंट किया, तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन से हमें कुछ भी नया एलिमेंट नहीं मिला, नया चीज़ नहीं मिला, इंटीजर ही मिला। लेकिन मज़ा तो तब आया जब हमने डिवीजन इंप्लीमेंट किया। तो डिवीजन जब इंप्लीमेंट किया तो रेशनल नंबर बना। तो कोसेंट, Q फॉर कोसेंट, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ये क्या होता है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में ही एक वर्ड छुपा हुआ है, रेशियो। तो रेशियो से आप समझ सकते हो ये दो इंटीजर्स का रेशियो होता है। जब रेशियो निकालते हो तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। PQ आपका इंटीजर से होगा, राइट। तो ये जो रेशियो है यही आपको एक नया सेट दे दिया जिसको हम रेशनल नंबर के नाम से जान रहे हैं। जब रेशनल आया तो इरेशनल भी आया। तो रेशनल में एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करा कि जब भी इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहे थे तो या तो वो टर्मिनेट कर रहा था या फिर वो रीअकर हो रहा था। मतलब रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो आफ्टर डेसिमल क्या होने वाला है, आफ्टर डेसिमल या तो रीअकर होगा, आइदर रीअकरिंग और टर्मिनेटिंग, रीअकर और टर्मिनेट्स, है ना। तो एक मतलब रेशनल नंबर में एक चीज ऑब्जर्व किया गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाता है या फिर रीअकरिंग होता है। जैसे यदि आपने 3/2 लिया तो 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5 टर्मिनेट हुआ। यही अगर आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया 2/3 तो ये बनेगा 0.666 अकर होते रहेगा, कभी ये टर्मिनेट करेगा ही नहीं, राइट। तो रेशनल नंबर की एक खासियत होती है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो रीअकर करता है या फिर टर्मिनेट कर जाता है। एंड इसी बेसिस पे ऐसे नंबर्स को बताया गया कि यदि किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना ही रीअकरिंग हो और ना ही टर्मिनेट करे तो वैसे नंबर को क्या हम बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इरेशनल को जनरेट कर दिया। तो एक नया सेट बन करके आया Q कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, इरेशनल्स। इरेशनल्स इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर डेसिमल नाइदर टर्मिनेट नॉट नॉर रीअकर, मतलब आफ्टर डेसिमल नॉट रिकरिंग, नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो इरेशनल की खासियत क्या होती है कि जब उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो ना तो वो टर्मिनेट करेगा और ना ही रीअकर होगा। जैसे यदि मैंने लिया एग्जांपल 2.3526, अगर मैं यहां पे रुक गया तो एक किस में जाएगा, रेशनल में गया। यदि मैं इसी नंबर को कंटिन्यू कर रहा हूं, पता नहीं है क्या पैटर्न है, रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है डेफिनेटली, क्योंकि इसके बाद में डॉट 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 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है और ना ही रीअकर हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये आपका Q कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। यही एक डिफरेंस है रेशनल और इरेशनल में।
अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर हैं, जैसे पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है और ई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई भी आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट का ही मेंबर होगा और ई भी आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट का ही मेंबर होगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट इसको बोल रहे हैं क्यू के ऊपर में सी, या फिर इसको कहीं कहीं किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में क्यू डैश भी बोला जाता है, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। तो पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है। ध्यान रहे 3.14 अगर डेसिमल के रूप में देख रहे हो तो ये एक रेशनल नंबर है। ये ना तो ये देखिए टर्मिनेट कर रहा है ना, टर्मिनेट कर गया, अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 3.14 के इक्वल है। ई का जो एक्सपोनेंस ई जो होता है इसका यदि अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखा जाए तो 2.718 होता है ना। एंड ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये एक एक्चुअली सीरीज है 1 + 1 अपन में फैक्टोरियल 1 + 1 अपन में फैक्टोरियल 2 + 1 अपन में फैक्टोरियल 3 ... अप टू इन्फिनिटी ऐसे बोल दिया जाता है ना। ये एक सीरीज है, इस सीरीज का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है 2.718 होता है ना। यही है आपका ई। बट पाई जो होता है, पाई एक सीरीज नहीं है, पाई को सीरीज के रूप में हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं करा है। पाई जो है इसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है। इसको अभी हम यही मान के चलेंगे कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है। कभी भी गलती से भी भूल कर भी पाई का वैल्यू आप मत बोलना कि 22/7 होता है। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7। अब देखिए पाई क्या 22/7 के इक्वल हो सकता है? 22/7 एक रेशनल नंबर है, एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रीअकरिंग होता है, टर्मिनेट नहीं करता है बट रीअकरिंग होता है। आप इसको देख लेना 3.14 समथिंग आएगा बट रीअकर करेगा, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। ये एक रेशनल नंबर होगा बट पाई एक इरेशनल नंबर है। तो कोई रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू के इक्वल होता है। अब आप समझिए कि जेई मेंस में लगभग 2010 या 11 में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जिसका आंसर पाई आ रहा था बट ऑप्शन में 22/7 भी था। तो अधिकतर बच्चे क्या किए थे कि 22/7 को मार्क करके आए थे, उनका गलत हुआ था, है ना। आंसर मतलब पाई और 22/7 में फिजिक्स डिफरेंस नहीं करता है। केमिस्ट्री वाले में जब उसमें यूज होता है तो केमिस्ट्री वाले डिफरेंस नहीं करते हैं, बट मैथ्स में आपको समझना होगा दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। तो मैथ्स में इसका मीनिंग अलग है। उनको अप्रोक्सीमेट वैल्यू से मतलब है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब होता है, राइट। अब आप नंबर सिस्टम में जब भी देखोगे रियल लाइन पे तो हर एक रेशनल नंबर के बाद में एक इरेशनल नंबर होगा एंड हर एक इरेशनल नंबर के बाद में एक रेशनल नंबर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये नहीं पता, बस मिलेगा, है ना। तो इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो इसको प्रूफ नहीं करना है। ये अगर आप हायर स्टडीज में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे देन वहाँ पे डेंसिटी वगैरह आएगी एंड उस चीज़ से आप इसको क्लेम कर पाओगे। बट अभी के लिए हमें क्या करना है, एज अ नोट करना है। क्या नोट करना है कि आफ्टर डेसिमल ओके, नॉट आफ्टर डेसिमल, दिस इज अनदर नोट। सो क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि रेशनल एंड इरेशनल्स ऑलवेज कम्स ऑल्टरनेट टू ईच अदर, है ना। हर एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बाद में आता है और हर एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बाद में आता है ना। क्या आएगा, कौन सा होगा, ये नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि हमें नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। √2, √3, √5, √7, √11 ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। इनफैक्ट √p ले रहे हो जहाँ पे p प्राइम है वो भी आपका एक इरेशनल नंबर ही होगा। क्लियर है, राइट। अब यहाँ पे प्राइम नंबर का हमने स्क्वायर रूट लिया तो एक इरेशनल नंबर आ रहा है, तो प्राइम पर भी कुछ कमेंट करना होगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, क्या जानते हो प्राइम नंबर के बारे में? तो सभी को पता है ऐसे नंबर जिसके पास में सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक खुद,
राइट। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। अब इससे वन प्राइम नंबर नहीं होता है ना? वन के पास में दो फैक्टर्स हैं क्या? नहीं ना, खुद सिर्फ फैक्टर है, वन प्राइम नंबर नहीं होता है। इस डिफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। यहां से आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? डेफिनेटली 2 होगा, है ना। एंड इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर है, क्या है वो? 2 है, राइट। प्राइम नंबर आया मतलब कि ऐसे नंबर्स जिसके पास में एक सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। अब बताइए, अगर किसी नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसको क्या बोलेंगे? जैसे 4 के पास में कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2 एंड 4, 3 फैक्टर्स हैं। डेट मीन्स कि 4 के बारे में क्या बताना चाहोगे? 4 कौन सा नंबर होगा? तो 4 बोलते हैं कंपोजिट नंबर में। तो जो प्राइम नहीं होता है वो क्या होता है? कंपोजिट होता है। तो ये मत सोचना कि 1 कंपोजिट है ना। तो 1 के अलावा ऐसे नंबर्स जिसके पास में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अभी बेसिक बेसिक सी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं बस जो चीज़ें हमारे लिए यूजफुल है ना उसको मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ को स्किप इसको मान करके नहीं चलना है कि सारा मुझे आता है इसलिए स्किप कर रहे हैं। आता है, अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है। आपको पता चलेगा, अभी आप फॉलो करो, पता चलेगा कितना हेल्पफुल होने वाला है ये। तो कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 ही होगा ना, राइट। ओके। तो अधिकतर बच्चों का एक और डाउट होता है कि सर -2 क्या है? प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है ना। होता तो सभी को पता होता, डेफिनेटली नहीं है। बचपन से गलत हम थोड़ी पढ़ते आ रहे हैं। तो -2 प्राइम नंबर नहीं होता है। जब भी प्राइम और कंपोजिट की बात करेंगे तो हम किस में देखेंगे? पॉजिटिव इंटीजर में देखेंगे, ठीक है, राइट। ओके। जब कंपोजिट नंबर आया, प्राइम नंबर आया, तो प्राइम नंबर में एक और चीज़ होती है, ट्विन प्राइम नंबर। जानते हो आप? नाम सुना होगा, ट्विन प्राइम नंबर, बचपन में पढ़ा होगा, राइट। क्या होता है? ऐसे 2 प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे जब दोनों का डिफरेंस 2 हो, राइट। जैसे 3 + 2 5, 3 एंड 5 जो हैं ट्विन प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। एग्जाम्पल ग्रुप में आप ले सकते हो 3 5 5 7 7 9 नहीं होगा, 11 7 9 तो प्राइम ही नहीं है, 11 13 17 19 एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे हैं, राइट। तो 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस यदि 2 बन जाए तो हम क्या बोलेंगे? दोनों का दोनों क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर के बाद में आता है को प्राइम नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर्स कहीं कहीं किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर, है ना। अब आईआईटी में जो एग्ज़ाम लिया जाता है ना, जो मेंस जेई का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें रिलेटिव प्राइम नंबर भी यूज कर सकता है, को प्राइम नंबर भी यूज कर सकता है वर्ड के रूप में, है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो जो नाम वो यूज करेगा हम उसको डिस्कस करेंगे। सो एनी 2 नेचुरल नंबर, एनी 2, लेट्स से राइट 2 नेचुरल नंबर, एनी 2 नेचुरल नंबर having SCF1 is called को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर। सो जैसे देखिए, यदि ट्विन प्राइम नंबर है, दोनों का दोनों प्राइम है, तो SCF क्या होगा? 1 ही होगा। तो एवरी ट्विन प्राइम नंबर इज ऑल्सो को प्राइम नंबर्स, राइट। सो 3 5 भी को प्राइम होगा, 5 7 भी को प्राइम होगा, 11 13 भी को प्राइम होगा। इनफैक्ट यदि मैं कोई नंबर ले रहा हूं 3 4 भी को प्राइम होगा, 2 3 तो होगा ही होगा, एंड 4 5 भी होगा,
5 6 भी होगा। इनफैक्ट n+1 भी क्या होगा, को प्राइम होगा, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर लोगे आप तो वो दोनों क्या होने वाले हैं, को प्राइम होने वाले हैं, राइट। इंटीजर जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आपको मान के चलना है पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है, ऑलराइट। अब आते हैं कुछ नोट्स पे। जैसे रेशनल और इरेशनल नंबर हमने पढ़ा, सम ऑफ टू रेशनल नंबर रेशनल होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर रेशनल होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल रेशनल, डिवीजन ऑफ टू रेशनल रेशनल। व्हाट अबाउट इरेशनल्स? तो फर्स्ट नोट हमारा यही होगा कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। सेकेंड नोट, इन केस ऑफ इरेशनल नंबर सम इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, डिफरेंस भी रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोसेंट भी हो सकता है। सो सेकेंड नोट विल बी इन केस ऑफ irrationals sum, difference, product और quotient of two irrationals may be rational और irrational बोथ, दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल आपके पास में प्रेजेंट है, जैसे देखो √2 को यदि आपने √2 से मल्टीप्लाई किया 2 बन गया रेशनल, √2 को यदि आपने √3 से मल्टीप्लाई किया √6 बन गया इरेशनल, √2 को यदि आपने √2 से ऐड किया 2√2 इरेशनल, √2 माइनस √2 किया 0 रेशनल, और डिवीजन भी कर सकते हो। √2 अपॉन में √2 1, √2 अपॉन में √3, √2 अपॉन में 3 इरेशनल, तो ये रेशनल ये रेशनल है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में एग्जाम्पल है, बट ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे 1 + √2 जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। 1 + √2 जो होता है वो इरेशनल होता है। अपने आप को कन्विंस करो वाई क्यों होता है, ट्राई टू प्रूफ। 1 - √2 भी इरेशनल होता है। यदि मैं 1 + √2 को 1 - √2 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा, -1, विच इज रेशनल। गुड। अब देखो 2 और लेट से 3 + √2 भी एक रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल होगा। बट 1 + √2 को यदि आपने 3 + √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 3 + 2 5, 5 + 3 √2 + √2 मतलब 4 √2, ये आपका इरेशनल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल यहाँ पे रेशनल मिला और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल आपको इरेशनल मिला। तो यहाँ से आप एक चीज़ को देख सकते हो कि प्रोडक्ट क्या हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, राइट। तो नंबर सिस्टम में जो बेसिक्स थे हमें इतना अभी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद हम चलेंगे, अभी ऐसा नहीं खत्म हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ। हम सभी को एलसीएम और एचसीएफ निकालने आता है, राइट। एचसीएफ एंड एलसीएम। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एचसीएफ ऑफ 3 9 18 क्या होता है, 3 होगा। एलसीएम क्या होगा 3 9 18 का, गुड 18 होगा। एलसीएम 2 4 8 का क्या होगा, चलिए आप में से अधिकतर लोग बोले होंगे कि 8 होगा, जो कि सही है। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 6 9? आप में से कुछ लोग बोल दिए होंगे 9 होगा, जो कि 9 नहीं होगा, 18 होगा। स्टे अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, 9 के इक्वल नहीं होगा। 3 6 9 का एलसीएम क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। अब चल, ये तो सारा बेसिक सी चीज़ें हैं। एक चीज़ अब जब करो आप एलसीएम वाले केस में, यदि एलसीएम कोई नंबर आ रहा है, उस नंबर से अगर आपको डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा। जैसे 18 को 18 से डिवाइड करो 1 इंटीजर है, 18 को 9 से डिवाइड करो 2 3
राइट। तो इस तरीके से क्या मिलने वाला है आपको, जब भी जो एलसीएम रिजल्ट मिलने वाला है उसको यदि जिसका एलसीएम निकाल लो उस नंबर से डिवाइड करोगे हमेशा इंटीजर मिलेगा, राइट। या फिर जब भी यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हो तो एक चीज़ और कमेंट करा जाएगा कि ये जो होगा ना इसका मतलब एक्स बाई वाई जो होगा, एक्स और वाई का अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो हमेशा रेशनल होगा तभी डिफाइन होगा। जैसे ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एलसीएम ऑफ यदि मैं पाई एंड पाई स्क्वायर पूछूं क्या होगा, आप में से अधिकतर लोग बोल दिए होंगे कि सर पाई स्क्वायर होगा, बट आंसर नहीं है वो, कैन नॉट बी इक्वल टू पाई स्क्वायर। इन फैक्ट दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड नहीं होने का रीजन क्या है कि अगर मैं पाई अपन में पाई स्क्वायर करूं या फिर पाई स्क्वायर अपन में पाई करूं तो वो रेशनल नंबर नहीं बच रहा है, ठीक है। या फिर यदि इसका एलसीएम ले रहे हो आप पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 होगा, बट पाई से डिवाइड करोगे तो पाई मिलेगा जो कि इंटीजर नहीं है। और क्लियर होगा अभी। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 पाई एंड पाई, इस केस में आपको 3 पाई मिलेगा जो कि डिफाइन होगा। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 पाई स्क्वायर एंड पाई, दिस इज स्टिल नॉट डिफाइंड, राइट। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है, एलसीएम डिफाइन कब होता है इसका एक डेफिनेशन होता है, उसको मैं एज ए रिजल्ट यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप दो नंबर का एलसीएम निकालना चाह रहे हो तो एक्स वाई का एलसीएम डिफाइन होगा, डिफाइंड ओनली इफ आइदर एक्स बाई वाई और y by x इज रेशनल नंबर्स। ये काम हम पॉजिटिव नंबर्स में कर रहे हैं। तो यदि आप किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर का एलसीएम निकालना चाहो तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बात होगी इरेशनल नंबर का, तो इरेशनल नंबर का एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब आप देखो एक चीज, एलसीएम ऑफ 3 पाई एंड पाई स्क्वायर ये नहीं डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि पाई स्क्वायर अपॉन में 3 पाई आपका 1 अपॉन में पाई अपॉन में 3 बच रहा है जो कि रेशनल नहीं है। 3 पाई अपॉन में पाई स्क्वायर देखा जाए तो 3 अपॉन में पाई बच रहा है जो कि रेशनल नहीं है। तो इस तरीके से ये नॉट डिफाइंड होगा। बट इन केस ऑफ एलसीएम ऑफ 3 पाई स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर तो ये मिलेगा 3 पाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3 पाई स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर आपका 1 होगा जो कि रेशनल नंबर है। पाई स्क्वायर अपॉन में 3 पाई स्क्वायर जो कि 1/3 है वो भी रेशनल नंबर है। दोनों में से कोई एक भी अगर रेशनल हुआ तो दूसरा तो हो ही जाएगा, है ना, राइट। तो इस तरीके से इसका एलसीएम डिफाइन होगा। एक चीज और देखो, 3 पाई स्क्वायर को 3 पाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 जो कि इंटीजर है, 3 पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वो भी क्या होगा, 3 होगा जो कि इंटीजर है। तो एक चीज और हो सकता है कि अगर आप एलसीएम ऑफ एक्स वाई को डिफाइन करना चाहते हो, मान लो वो जेड है तो क्या होना चाहिए, जेड अपॉन में एक्स एंड जेड अपॉन में वाई ये इंटीजर में लाई करना चाहिए। अगर इंटीजर में बिलोंग नहीं किया तो एलसीएम इसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता है और ये वाला एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाए। समटाइम्स इसका यूज पड़ जाता है, स्पेशली फंक्शंस में जब हम पीरियड निकाल रहे होते हैं, फंक्शन का पीरियड के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो इसका यूज होता है, ठीक है, राइट। अब देखिए, यदि x बाई वाई टाइप्स के नंबर्स होंगे देन उसके एलसीएम कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एक और रूल है, तो वो मैं यहीं पे कहीं कॉर्नर में लिख देता हूँ एज ए रिजल्ट। ध्यान रखना है इसको कि यदि एलसीएम ऑफ, चलो, p बाई क्यू, r बाई एस एंड t बाई एल, इसका यदि हमें एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ पी आर टी अपॉन में HCF ऑफ क्यू एस एंड एल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर मैं इस पे पूछूं आपसे, व्हाट इज एलसीएम ऑफ
पाई अपॉन में 3 एंड 3 पाई अपॉन में 4। इसका एलसीएम क्या होगा? तो रिजल्ट के अनुसार आपका आंसर क्या होना चाहिए कि ये होगा एलसीएम ऑफ पाई एंड 3 पाई अपॉन में एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। पाई एंड 3 पाई सेम काइंड का है, सेम काइंड का ही है। पाई एंड यहाँ पे पाई स्क्वायर सेम काइंड का नहीं था, यहाँ पे सेम काइंड है, यहाँ पे सेम काइंड नहीं है, राइट, यहाँ पे सेम काइंड है। तो सेम काइंड का नोशन आपके पता चल रहा होगा, है ना। सो ये होगा 3 पाई अपॉन में 3 एंड 4 का एचसीएफ क्या होता है 1। सो ये हो जाएगा 3 पाई। तो इस दोनों का एलसीएम क्या होने वाला है 3 पाई होने वाला है। तो इस टाइप के नंबर्स का भी एलसीएम हमें पता चल गया है। अब अपन बात करते हैं नोट की। कुछ नोट्स हैं इस पे। तो फर्स्ट नोट ये है, यदि दो नंबर का एलसीएम और उसी दो नंबर का एचसीएफ को प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इस दो नंबर के प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। एलसीएम ऑफ ए बी को यदि आप एचसीएफ ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई करो तो ए और बी का प्रोडक्ट मिलने वाला है। एक और इसमें रिजल्ट है कि एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स क्या होता है इफ एग्जिस्ट लेस देन और इक्वल टू एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स। मतलब किसी भी दो नंबर का एलसीएम जो होगा हमेशा एचसीएफ से बड़ा ही होगा, एटमोस्ट उससे उसके इक्वल हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता है, हमेशा उससे बड़ा या बराबर ही होगा। सो जैसे देखिए क्वेश्चन एक मैं पूछता हूँ, अगर आपका फ्लो रीजनेबल होगा देन आप इसको आंसर कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा ज़रूरत है फोकस का। फाइंड द प्रोडक्ट of two numbers if their LCM is 7 and SCF is 49। ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है जिसका LCM 7 है, चलिए 21 करते हैं, बट SCF क्या है? SCF क्या है? 21 है। LCM 7 है एंड SCF 21 है। ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप में से अधिकतर लोगों का आंसर होगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 7 विच इज 147, राइट, जो कि गलत है। क्यों गलत है? मैंने अभी आपको बताया है कि एलसीएम हमेशा क्या होता है एचसीएफ से बड़ा या बराबर होता है। यहाँ पे एलसीएम क्या दिख गया? लेस देन दिख गया एचसीएफ से, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। सो दैट मीन्स कि ऐसे दो नंबर का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। जब एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल। ध्यान रहे इस चीज़ का। फ्लो में कुछ भी नहीं कर देना है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो इस तरीके से नंबर सिस्टम का जो बेसिक्स है अभी फिनिश हुआ। अब बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। सो रिमाइंडर थ्योरम भी आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, आई थिंक 8th या 9th में पढ़ा होगा, राइट। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? यदि px कोई पोलिनोमियल है, उसको यदि आपने कोई लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करा तो रिमाइंडर a पे p का वैल्यू मिलने वाला है, राइट। तो स्टेटमेंट क्या होगा? let px be a polynomial, right, when px is divided by x minus a, then remainder will be p at a। किसी भी पोलिनोमियल को यदि आपने x माइनस ए से डिवाइड करा, एक कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? p का a पे वैल्यू होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है। जैसे यदि मैं इस पे एक क्वेश्चन पूछूं तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकते हैं, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे px क्या होगा?
एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 होगा, राइट। एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है तो ए क्या है आपका 1 है, पी ऑफ ए ही रिमाइंडर होगा, वो क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 सॉरी 1 माइनस 1 प्लस 2 विच इज 2। ओके, एक्स इज इक्वल ए इज इक्वल टू 1 है ना, तो पी ऑफ ए होना चाहिए 1 प्लस 1 प्लस 2 विच इज 4, राइट। तो इस केस में रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 4 मिलने वाला है। और ध्यान दो कि जब भी किसी पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो तो जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और डिविडेंड का जो डिग्री होगा, रिमाइंडर का डिग्री जो होगा उससे छोटा होगा हमेशा। तो जैसे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर या तो कांस्टेंट हो सकता है या फिर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, मतलब ax प्लस बी के फॉर्म का होगा, ठीक है, राइट। और फैक्टर थ्योरम जो आया था, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम के ही हेल्प से डिफाइन किया गया है। अब देखो, यदि रिमाइंडर 0 हो गया तो क्या बोलोगे कि इसका फैक्टर है, मतलब इसको डिवाइड कर रहा है। सो ऐसे बोल सकते हो कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ऑफ ए इज 0 और रिमाइंडर इज 0, तो यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो चलिए उसको स्टेट करते हैं। सो द स्टेटमेंट इज लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर a पे p का वैल्यू 0 हो रहा है, डेट मीन्स कि a उस पोलिनोमियल का रूट होगा, देन x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे इस पे बनेंगे, चेक वेदर x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर है या नहीं है ये चेक करना है। तो क्या करोगे आप, इसको px मान लो, px क्या होगा x की माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। यदि इसका रूट 3 हो रहा है, मतलब p ऑफ 3 अगर 0 हो रहा है तो इसका रूट होगा और इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। फैक्टर थ्योरम तो ये बोल रहा है कि यदि p ऑफ 3 0 होता है देन x माइनस 3 फैक्टर हो जाएगा। सो देखते हैं p ऑफ 3 क्या होने वाला है, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6, तो 60 माइनस 60 विच इज 0, डेट मीन्स कि 0 हो गया। सो देयरफॉर फैक्टर थ्योरम क्या इंप्लाई करेगा कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, करेक्ट, विच इज दिस। तो अब देखिए चीजें कितना आसान हो गया है, अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है फिर भी आसान हो गया, फैक्टर चेक करना है फिर भी आसान हो गया, राइट। तो रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम हमें ऐसे हेल्प करता है, बट क्वेश्चन जो फ्रेम होगा आप ऐसा समझिए डायरेक्टली लीनियर पॉलिनोमियल पे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और पॉलिनोमियल दे देगा और बोलेगा कि इसको जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करा जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, थोड़ा सा टेक्निकल होगा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। सो वैसे भी क्वेश्चंस को हम जिक्र करेंगे, ऑल राइट। नेचुरल नंबर्स में डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सभी लोग जानते हैं। जैसे मान लो कि मैंने 5 से 7 को डिवाइड करा, है ना, तो 5 1 जा 5, 2 बचा रिमाइंडर, तो डेट मीन्स कि 7 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2। तो ये कौन सा रूल था, बचपन में ही पढ़ा होगा, क्या था, इसको बोलते थे डिविडेंड, इसको बोलते थे ओके नो ये होता था डिवाइजर, ये होता था डिविडेंड, है ना, और ये रिमाइंडर एंड ये कोसेंट, है ना। तो डेट मीन्स कि एक रूल था जिसको डिविजन एल्गोरिथम बोलते थे। क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो जब ये काम हम पॉलिनोमियल के लिए करेंगे तो भी ये चीज होगी। यहां पे हम रियल नंबर पे काम कर रहे थे, इनफैक्ट नेचुरल नंबर पे काम कर रहे थे, अब हम काम किस पे करेंगे, अब हमारे लिए चीजें क्या हो जाएगी, नंबर के जगह पे पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो यदि px को आपने मान लो कि qx से डिवाइड करा, ठीक है, तो रिमाइंडर कुछ आया, लेट से कैपिटल qx एंड सॉरी कोसेंट आया कैपिटल qx एंड रिमाइंडर आया rx। सो डेट मीन्स कि px को लिख सकते हो qx टाइम्स कैपिटल qx
प्लस आर एक्स, ये है आपका डिवाइजर, ये है कोसेंट, ये है रिमाइंडर और ये है क्या, डिविडेंड। अब हम डिवाइड कब तक करते रहते थे, जब तक यहाँ पे 5 से छोटा ना हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड हम कब तक करते रहेंगे, जब तक r जो होगा, r का जो डिग्री जो होगा qx से छोटा ना हो जाए। तो डिग्री ऑफ rx क्या होगा, लेस देन होगा डिग्री ऑफ qx। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल में जो कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन एल्गोरिथम का, वो यही कॉन्सेप्ट है। चलिए एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन मैं ही करता हूँ, फिर मैं आपको एक दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि कोई एक पॉलिनोमियल देगा, ठीक है, मान लो कि px कोई एक पॉलिनोमियल है, इसको बोला कि x माइनस अल्फा से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ आ रहा है, x माइनस बीटा से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ आ रहा है। तो यदि मैं दोनों के प्रोडक्ट से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, सो लेट मी राइट अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है, इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 रिमाइंडर इज 5 एंड इफ डिवाइडेड बाई x प्लस 2 देन रिमाइंडर इज माइनस 1। देन हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 से डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन एक्चुअली जेई का क्वेश्चन है, ईयर याद नहीं है बट ये जेई का ही क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जैक्टली। सो गिवन क्या है कि x माइनस 1 को डिवाइड करा जा रहा है, x माइनस 1 से डिवाइड करा जा रहा है px को, तो रिमाइंडर क्या है 5 है। सो डेट मीन्स कि px को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे है ना, x माइनस 1 से px को डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई सम कोसेंट आएगा qx प्लस रिमाइंडर 5 दे रहा है, ऐसा ही होगा। सिमिलरली यदि मैं px को x प्लस 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर माइनस 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि px कैन बी रिटन एज x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई qx माइनस 1, राइट। अब ये बहुत सारी चीज़ों की इम्प्लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि p ऑफ 1 5 हो रहा है एंड p ऑफ 2 क्या हो रहा है, सॉरी p ऑफ माइनस 2 दिस इज 1 माइनस 1, है ना। ये दो इक्वेशंस आ गए हैं। बट हमें क्या करना है कि यदि इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 है, x प्लस 2, इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा। चलो ये q1 है, ये q2 है, सो लेट्स से दिस इज q3 प्लस, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो एक लीनियर इक्वेशन बचेगा। सो लेट्स से ax प्लस b, है ना। बट यहाँ से आपने देखा कि p ऑफ 1 5 हो रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट करा तो यहाँ पे 5 आएगा एंड ये बनेगा a प्लस बी, क्योंकि ये चीज़ 0 हो जाएगी। सिमिलरली p ऑफ माइनस 2 माइनस 1 है, डेट मीन्स कि यहाँ पे माइनस 1 एंड यहाँ पे बचेगा माइनस 2a प्लस बी, क्योंकि इस केस में ये 0 हो जाएगा। ये दो इक्वेशंस हैं, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या बचने वाला है, b से b कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स कि a की वैल्यू 2 हो गई तो b की वैल्यू 3 होगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, लेट से rx इज रिमाइंडर, देन रिमाइंडर बचेगा 2x प्लस 3। आसान सा क्वेश्चन था, राइट, इजी था, ओके। सो यहाँ पे जो था डिवीजन एल्गोरिदम, इसको हमने यहाँ पे यूज करा एंड इसके बाद में क्या यूज करा, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ही यूज हुआ है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के चलते ही आपने रिमाइंडर p ऑफ 1 को करा 5 एंड p ऑफ माइनस 2 को माइनस 1 लिखा, और यही सारा काम आपका इजी कर दिया। ऑलराइट, सो एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x का पावर 135 प्लस x का पावर 125 माइनस x का पावर 115 प्लस x का पावर 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स की माइनस एक्स। तो यहाँ पे px क्या है आपका, px इज x का पावर 135 प्लस x का पावर 125 माइनस x का पावर 115 प्लस x का पावर 5 प्लस 1। एक्स क्यू माइनस एक्स से डिवाइड करना है, एक्स क्यू माइनस एक्स का फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। यदि मैं x से डिवाइड करूं px को तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर p ऑफ 0 होगा। तो यदि x से डिवाइड करूं तो px को मैं लिख सकता हूं x टाइम्स समथिंग विच इज q1x लेट्स से प्लस 1, क्योंकि p एट 0 1 है तो रिमाइंडर आपको 1 मिलने वाला है। यदि मैं px को x माइनस 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, p ऑफ 1 मिलेगा। p ऑफ 1 क्या होने वाला है, देख लो जरा,
1 प्लस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे 3 मिलेगा। और यदि मैं इस px को डिवाइड करूँ x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा p ऑफ 3। ओके 2 1 है ना, सॉरी x माइनस 1 और x प्लस 1 होगा यहाँ पे, है ना। x प्लस 1 से डिवाइड करा जाए तो x p ऑफ माइनस 1 होगा यहाँ पे, और p ऑफ माइनस 1 क्या बनने वाला है -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो -1 बचेगा, है ना। तो p एट 0, p एट 1 और p एट -1 हमें पता है। अब यह क्यूबिक इक्वेशन है, यदि मैं इस px को इस क्यूबिक इक्वेशन के साथ में डिवाइड करूं तो कोसेंट मान लेते हैं कि q4x है। कोसेंट में हमारा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है, रिमाइंडर में इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन के लिए। और रिमाइंडर मान लो कि rx है, तो rx क्या होगा, रिमाइंडर जो भी होगा वो एक पोलिनोमियल होगा और डिग्री उसका 3 से छोटा होगा, तो 3 से छोटा डिग्री का पोलिनोमियल क्या बन सकता है, क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। अब यहाँ पे आप पुट करो p एट 0 क्या देगा, ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे c दे देगा, बट ये क्या है 1 है, तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल गई 1, राइट। p एट 1 ये चीज 0 हो जाएगी, a प्लस b प्लस 1 क्यों, क्योंकि c की वैल्यू 1 है, एंड p ऑफ 1 क्या था 3 था, तो a प्लस b इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। एक और इक्वेशन p एट -1 क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस 1, क्योंकि c की वैल्यू 1 है, बट p एट -1 का वैल्यू क्या है -1 है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस दोनों को यदि आपने सोल्व किया तो a इज इक्वल टू 0, ओके, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, है ना। a 0 हो गया और b 2 हो गया, तो rx क्या बन गया, rx आपने रिमाइंडर लिया था, वो बना था एक्चुअली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 1 है, तो रिमाइंडर क्या मिला 2x प्लस 1, तो आंसर क्या होगा 2x प्लस 1। तो ये देखिए, थैंक्स टू रिमाइंडर थ्योरम जो कि आपको काफ़ी हेल्प करा इसका रिमाइंडर निकालने के लिए, यदि आपने इसे डिवाइड किया तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये आपको हमेशा अपने पास में रखने होंगे, कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको इंप्लीमेंट करना सकता है, राइट। सो रिमाइंडर थ्योरम एंड कोसेंट थ्योरम भी हम फिनिश कर चुके हैं। सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट बेसिक्स पे क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी हमें पता है, सो लेट्स राइट द हेडिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो इसके हम हाइलाइट्स को लेकर के चलेंगे। सो लेट्स फर्स्ट वन, इफ three numbers a, b, c are in continued proportion, then they can be written as a is to b proportional to b is to c। इसका मतलब हम सभी को पता है a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी होता है, इसका मतलब सभी को पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। डेट मीन्स कि ए बी सी आर इन जी पी, राइट। यदि ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी सी जी पी में भी होगा, राइट। कंपोनेंडो, राइट। कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है कि यदि a बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, तो यदि मैं इसमें 1 ऐड करूं दोनों तरफ तो भी वो इक्वल ही होगा। डेट मीन्स कि a प्लस बी बाई बी जो होगा c प्लस ये d है, c प्लस डी बाई डी के इक्वल होगा। ये बन गया आपका कंपोनेंडो। इसके बाद में आता है डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या बताता है, इसमें हम माइनस करते हैं। यदि a बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, देन a बाई बी माइनस 1 c बाई डी माइनस 1 के इक्वल होगा। डेट मीन्स कि a माइनस बी बाई बी एंड c माइनस डी बाई डी के इक्वल होगा। अब यदि मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको हम c एंड d बोलते हैं। तो डिवाइड करने के बाद में क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। सो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, a बाई बी यदि c बाई डी के इक्वल है,
देन a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल होगा c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। ध्यान रखें, जिस नंबर को आप ऐड कर रहे हो उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। b को ऐड करा ऊपर में, b को ही सब्ट्रैक्ट करा, d को ऐड करा, d को ही सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड सी एंड डी दोनों कंबाइन करके। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं। जैसे मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखा, लेट मी राइट द क्वेश्चन कि यदि 101 अपॉन में 99 10 रेज टू दी पावर x प्लस 10 रेज टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन में 10 रेज टू दी पावर x माइनस 10 पावर माइनस एक्स के इक्वल है, देन फाइंड x की वैल्यू क्या होगी। बेसिक सा क्वेश्चन है, बट जैसे ही आपने इस चीज़ को देखा तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, ना तो कंपोनेंडो लगेगा ना तो डिपेंडेंडो लगेगा, बट सी एंड डी लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को ऐड किया गया है एंड सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो क्या होगा, दैट मीन्स कि 101 प्लस 99 अपॉन में 101 माइनस 99 क्या होगा, 10 रेज टू द पावर एक्स प्लस 10 पावर माइनस एक्स प्लस 10 पावर एक्स माइनस 10 पावर माइनस एक्स अपॉन में 10 पावर एक्स प्लस 10 पावर माइनस एक्स माइनस 10 पावर एक्स प्लस 10 पावर माइनस एक्स इक्वल होगा। तो इस चीज़ से देख सकते हो कि बनने वाला है ट्वाइस ऑफ 10 पावर एक्स अपॉन में ट्वाइस ऑफ 10 पावर माइनस एक्स, डेट मीन्स कि 10 रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, डेट मीन्स कि 2x। और यहाँ पे क्या बचा, 200 अपॉन में 2 विच इज 100, तो 100 10 रेज पावर 2x के इक्वल हो गया, डेट मीन्स कि 2x जो होगा आपको 1 के इक्वल होगा, सॉरी 2 के इक्वल होगा, है ना, 2 के इक्वल होगा, डेट मीन्स कि x 1 के इक्वल हो गया। आसान था, राइट। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि यदि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो सी एंड डी लगाएंगे, यदि यहाँ से यहाँ लौटना है देन फिर से आपको सी एंड डी ही लगाना पड़ेगा। तो यदि इस फॉर्म में है और इसको अगर हम इस फॉर्म से फ्री करना चाहते हैं देन अगेन सी एंड डी लगा दो, राइट। तो इसका शकल देख करके आप पता कर सकते हो कि ये बदसूरती जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बदसूरती जो है डिमांड कर रहा है सी एंड डी का। यदि नीचे में कुछ नहीं होता, जैसे ऐसा होता 10 पावर माइनस एक्स अपॉन में 10 पावर माइनस एक्स, देन ये भी बदसूरत है एंड ये किसको डिमांड कर रहा है, ये कंपोनेंडो को डिमांड कर रहा है ना। माइनस होता तो डिपेंडेंटो को डिमांड कर रहा है। तो इसकी सूरत को देख करके आप जज कर सकते हो ये इसको चाहिए क्या, राइट। एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है के मेथड, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो लेट्स कॉल दिस के मेथड। क्या बोलता है कि यदि मोर देन 3 रेशियोज अगर आ रहे हैं, जैसे a बाई बी आ गया, c बाई डी आ गया एंड e बाई एफ आ गया, अगर ऐसा किसी भी क्वेश्चन में होगा देन उसको डायरेक्टली एक कांस्टेंट मान लो, k के इक्वल मान लो, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी, लाइफ आपका इजी हो जाएगा। अब जैसे ही ये माने ना तो यहाँ से आप देख सकते हो a क्या हो गया, b टाइम्स k हो गया, c क्या हो गया, d टाइम्स k हो गया, e क्या हो गया, k टाइम्स f हो गया और f टाइम्स k हो गया। k के मल्टीपल में ac आ गया न्यूमरेटर। अब ये आपका लाइफ इजी कर देगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो एक देखो जरा, a बाई बी यदि c बाई डी के इक्वल है एंड ये e बाई एफ के इक्वल है, तो ये पता है किसके इक्वल होगा। मान लो कि 5 टाइम्स a प्लस और लेट्स से माइनस 3 टाइम्स c प्लस 7 टाइम्स c अपॉन में 5 टाइम्स b माइनस 7 टाइम्स d प्लस 7 टाइम्स f। ये दे देगा, बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये एक्चुअली इसी के इक्वल होगा। तो इसको फील करना पड़ेगा। ये क्या है, ए बी सी में आपको दिख रहा है, ए सी ई में ऊपर भी लीनियर है और बी डी एफ में ऊपर भी लीनियर है, साथ साथ कोफिशिएंट भी सेम है, तो ये इसके इक्वल होता है। कैसे देखते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं। तो यदि मैं ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ को के मान लिया है ना, तो 5a माइनस 3c प्लस 7e अपॉन में 5b माइनस 3d प्लस 7f को लिख सकते हैं। ए का वैल्यू क्या होगा, बी क्या होगा, तो 5 टाइम्स बी के माइनस 3 टाइम्स सी का वैल्यू डी के एंड ई का वैल्यू एफ के अपॉन में 5b माइनस 3d प्लस 7f। अब ऊपर से k कॉमन ले लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो k के इक्वल होगा और ये भी k के इक्वल है, डेट मीन्स के दोनों इक्वल हो गया, है ना। तो ऊपर में और नीचे में जब दोनों में लिनियर होगा विथ सेम कोफिशिएंट देन ये इसी के इक्वल होगा। देन मोर जनरलाइज्ड रिजल्ट क्या बनने वाला है
कि यदि a बाई बी, c बाई डी एंड e बाई एफ ऐसा दिया हुआ है, ये इसके इक्वल होगा x टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स c प्लस z टाइम्स e अपॉन में x टाइम्स b प्लस वाई टाइम्स d प्लस z टाइम्स f। जब भी किसी एक को पिक कर रहे हो उसका कोफिशिएंट नीचे वाले कोफिशिएंट का सेम होगा और लीनियर ही होना चाहिए। दिन ये एक बन गया। अब देखो, अब इसके बाद में एक और चीज है, ये एक्चुअली इक्वल होगा x टाइम्स a रेज टू द पावर n प्लस y टाइम्स c रेज टू द पावर n प्लस z टाइम्स e रेज टू द पावर n अपॉन में x टाइम्स b रेज टू द पावर n प्लस y टाइम्स d रेज टू पावर n प्लस z टाइम्स c रेज टू द पावर f रेज टू द पावर n का पावर 1/n इसका भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने a इक्वल टू बी के पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, b रेज टू द पावर n इनटू k रेज टू द पावर n, यहाँ भी सेम आएगा d रेज टू द पावर n इनटू k रेज टू द पावर n, e की जगह पे आएगा f रेज टू द पावर n इनटू k रेज टू द पावर n। k रेज टू द पावर n को बाहर निकालोगे तो अंदर के सारे चीजें कैंसिल हो जाएगी, बट बाहर एक और चीज है 1/n, तो 1/n से n कैंसिल होकर k के इक्वल हो जाएगा, देन ये इसी के इक्वल भी हो गया। अब ये जो होगा एक और चीज होगा a स्क्वायर, ओके, x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस y टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस z टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ e अपॉन में x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b, y टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ d, z टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ f का पावर 2। यहां भी सेम होगा, यहां पे रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर करोगे k हो गया। इनफैक्ट इसको भी जनरलाइज कर सकते हो nth रूट पे, राइट, ठीक है। तो के मेथड जो है काफी आपके लिए हेल्पफुल है, तो ध्यान रखिए इस चीज का। जब भी मोर देन अगर 2 भी रेशियो आएगा ना फिर भी ये हेल्पफुल है, फिर भी आपको हेल्प ही करेगा। मान के चलो जब भी ऐसा आए तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, अगर कोई बेसिक रिजल्ट याद नहीं है तो डायरेक्ट के इक्वल मान लो, आगे प्रोसीड कर दो, काम करना शुरू कर दो, आंसर आएगा ही आएगा। सो कुछ क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इफ दिस देन फाइंड x रेशियो y रेशियो z एंड फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस। आपको क्या करना है, अभी इस वीडियो को पॉज करना है, इस दोनों को सोल्व करना है एंड इसके बाद में फिर से प्ले कर लेना आप। यदि आपका फाइंड, अगर आप सोल्व कर पा रहे हो देन आंसर मैच कर लेना, यदि आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो देन एक बार आप फिर से देख लेना, राइट। सो अभी आपको काम क्या करना है, पॉज करना है, सोल्व करना है एंड देन प्ले करना है, राइट। सो चलिए, आई होप कि आपसे सोल्व हो चुका होगा। चलिए देखते हैं, आप रीचेक कर लेना क्या ये सही है, जैसे आपने किया है क्या वो सही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं पहले। ये गिवन है, देन हमें रेशियो क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। क्या गिवन है भाई, एक्स प्लस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन में 4 इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन में 5। तो पहला काम क्या है, इसको हम के मानेंगे, तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा 3k, वाई प्लस जेड 4k, जेड प्लस एक्स 5k। तो यदि मैं x प्लस वाई प्लस जेड करूँ तो 2 बार आ रहा है, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 ऊपर में 2, तो 6k होगा ये, है ना। तो अब बताइए x वाई जेड क्या होगा, x प्लस वाई आपका यहाँ पे 3k है तो z क्या होने वाला है। अब आप मैनुअली इसको सोल्व मत करो, देखो लॉजिक लगाओ एंड देन सोल्व करो। x प्लस वाई यहाँ पे 3k है, तीनों का सम 6k है, तो z क्या होगा 6k माइनस 3k डेट इज 3k। y क्या होगा, z प्लस एक्स क्या है 5k है, तो y क्या होगा 6k माइनस 5k विच इज k। x क्या होगा, y प्लस जेड 4k है, देन x क्या होगा 2k होगा, निकल गया। तो x रेशियो y रेशियो z क्या होने वाला है 2k रेशियो k रेशियो 3k विच इज 2:1:3। इजी था, राइट। तो बी स्मार्ट, जब भी आप क्वेश्चन ऐसे सोल्व करो ना तो स्मार्टली सोल्व करो। ये चीज़ को बताने का रीजन भी यही है कि जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए देन आपको कौन सा लॉजिक यूज करना है कि सबसे कम टाइम में, मिनिमम टाइम में उसको सोल्व कर पाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है, a अपॉन में b प्लस सी, सी अपॉन में b अपॉन में c प्लस a, c अपॉन में a प्लस b इक्वल है। डेट मीन्स कि a अपॉन में b प्लस सी, b अपॉन में c प्लस a, c अपॉन में a प्लस b, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो होगा, अब मैं यूज करने वाला हूँ कौन सा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट। यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है एक्स वाई जेड को मैं 1 मान लूंगा, है ना। सो डेट मीन्स कि ये इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में b प्लस सी प्लस सी प्लस a प्लस b। डेट मीन्स कि 2a प्लस 2b प्लस 2c विच इज 1/2।
तो 1/2 सभी का आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपने में से सभी लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बेसिक्स जो है फिनिश हो चुका है। अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, राइट। जितने भी बेसिक्स हमको चाहिए होगा लॉगरिदम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो हमारे पास में आ चुका है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं लॉगरिदम के साथ। ऑल राइट, सो तब तक के लिए आप वेट करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।